मथुरा में शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में लगी भीषण आग, धू-धू करके जल उठी पूरी कार। कार सवार 4 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। महोबा में रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। शव की पहचान करने में जुटी पुलिस मामले की कर रही है तफ्तीश। अलीगढ़ में जेके अपार्टमेंट में आरएसएस के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। 6 पुरुष और 4 महिलाओं ने किया हमला। जानलेवा हमले के साथ लूटपाट और महिलाओं से की गई छेड़छाड़। मारपीट के लाइव वीडियो आए सामने। हो रही है अब मामले की जांच। नहीं पता चला कौन है ये लोग। सहारनपुर में खूंखार कुत्तों ने 2 मासूमों को बनाया निशाना। आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों पर किया हमला। मोहल्ले के लोगों ने दौड़कर बचाई बच्चों की जान। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस, फोन और 12,200 रुपए बरामद। थाना कुतुबशेर का है ये पूरा मामला। रोड के सिविल कोर्ट परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा। सुनवाई के दौरान पहुंची महिला ने किया हंगामा। परिजनों ने अधिवक्ताओं पर लगाए मारपीट के गंभीर आरोप। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। डकैती के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। एक बदमाश हुआ मौके से फरार। सहारनपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में दबंगों से परेशान युवती ने फांसी लगाकर करी आत्महत्या। युवती ने वीडियो वायरल कर लगाई थी न्याय की गुहार। युवती का परिवार समेत आत्महत्या करने की भी दे चुकी थी चेतावनी। उसके बाद भी नहीं जागा था प्रशासन। अब दबंग से परेशान युवती ने लगा ली फांसी। बाराबंकी में एक युवक की थाना परिसर में पिटाई। 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में थाने लाया गया युवक। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। इटावा में दलित को मंदिर पर होली खेलना पड़ा महंगा। दबंगों ने जाति सूचक गालियां देकर युवक को पीटा। पुलिस पर दबाव बनाकर दलित पर लिखवाया फर्जी मुकदमा। अलीगढ़ में किसान की हत्या। चारपाई पर सो रहे किसान के हाथ पैर बांधकर करी गई हत्या। हत्या कर की 5 पशुओं की चोरी। हत्या की सूचना के बाद मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। हर पहलू से खंगाला जा रहा है ये मामला। कानपुर देहात में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। वीडियो हो रहा है वायरल। मामूली कहासुनी में जमकर चले ईंट, पत्थर, लाठी, डंडे। मारपीट में करीबन 4 लोग हुए घायल। उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां चल रहा है इन सभी का इलाज। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। कई अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी। मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत में युवक की मौत। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी। अमेठी में निजी विद्यालय के टीचर ने की बच्चे की पिटाई। कक्षा 5 के बच्चे को बुरी तरीके से पीटा। पिटाई से आहत छात्र का बिगड़ा मानसिक संतुलन। आगरा में होली खेलने गई किशोरी जंगल में मिली खून से लथपथ। मौसी के घर होली खेलने गई थी किशोरी। गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। दुष्कर्म की जताई जा रही है आशंका। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जालौन राजकीय मेडिकल कॉलेज बना डॉक्टरों की आरामगाह। मरीजों को देखने के बजाय डॉक्टर कर रहे हैं गुंडागर्दी। पुलिस के साथ डॉक्टर ने की बदसलूकी।
भदोही में भाजपा नेता मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर शुरू करी जांच। बांदा में वृद्ध की गला घोंटकर की गई हत्या। भांजे पर जमीनी विवाद को लेकर हत्या करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करी शुरू। महोबा में किराने के गोदाम और मकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। गोदाम में रखे किराना समेत तमाम सामान जलकर हुए खाक। औरैया में देर रात शौचालय में मिला महिला का शव। घर पर दूध देने गई पड़ोसी महिला ने शव पड़ा देख मृतका की मां को दी सूचना। परिजनों ने पति पर लगाया है हत्या का आरोप। बड़ी खबर अहम जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। यूपी में खेल नीति को भी मंजूरी मिल चुकी है। खेल विकास प्राधिकरण की स्थापना होगी। तो वहीं एनसीईआरटी के सिलेबस को लागू करने का प्रस्ताव भी मंजूर हो चुका है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है ये, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हर लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें अहम प्रस्ताव आने थे और कल जिस तरीके से आयोग के सदस्यों ने मुलाकात करी थी सीएम योगी आदित्यनाथ से, यह भी माना जा रहा था कि आयोग की रिपोर्ट भी कैबिनेट में पेश की जाएगी और उसके बाद जल्द ही निकाय चुनावों को लेकर के किसी तरह के अंतिम निर्णय पर सरकार पहुंच सकती है। चलिए ग्राम जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई जुड़े हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से लाइव। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? कैबिनेट की बैठक बेहद खास थी। योगी आदित्यनाथ इसकी खुद अध्यक्षता कर रहे थे। खेल निधि, एनसीईआरटी समेत बहुत सारी चीजों के प्रारूप को यहां पर मंजूरी मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर था। 350 पेज की ये रिपोर्ट जो कि आज कैबिनेट के पटल पर रखी गई, क्या इस पर भी चर्चा हुई है? जी बिल्कुल, और इसे मंजूरी भी मिली है। खास बात यह भी है कि 350 पन्ने की इस रिपोर्ट के बाद अब बहुत जल्दी माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर घोषणा भी की जा सकती है। फिलहाल 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन उससे पहले सरकार आरक्षण की नीति को बदलकर, यानी कि जो पहले बनाई गई थी उसको बदलकर नए कैंडिडेट जो आरक्षण नीति है उसको लागू करते ऐलान कर सकती है। इसके अलावा जो 11 अप्रैल के बाद ही तस्वीर साफ होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने वहां से चुनाव को रोके जाने की मांग की थी। आयोग की जो रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है। इसके अलावा कई और अहम प्रस्ताव हैं जिस पर भी मोहर लगी है। आज करीब 21 प्रस्ताव रखे गए थे और 22 प्रस्ताव रखे गए थे, लेकिन 21 प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। शिक्षा नीति से जुड़े हुए एक प्रस्ताव पर भी मोहर लगी। खेल नीति से एक जो बताया जा रहा था कि उस पर भी आज मोहर लग गई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि 15 साल से जो पुराने वाहन है वो सड़कों पर नहीं चल पाएंगे, उनको अब कंडम करना पड़ेगा। इसके अलावा अयोध्या के लिए 465 करोड़ रुपए से 3 सड़कों को चौड़ीकरण करने का जो एक प्रस्ताव है वो पारित हुआ है। रायबरेली में लगभग करीब 1 करोड़ की लागत से डलमऊ मार्ग जो 4 लेन बनाने का है उसको एम्स कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसको भी आज इस प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है। गृह विभाग ने गुंडा एक्ट 1970 में जो 2015 में संशोधन हुआ था उसमें आंशिक संशोधन उसमें भी किया गया है।
राशन वितरण व्यवस्था में ई पोस्ट जो मशीनें लगाने में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। अब राशन में मोबाइल पे मैसेज आएगा और पर्ची भी मिलेगी। तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो आम जनता से जुड़े हुए प्रस्ताव थे, इन पर आज चर्चा भी हुई और खास बात है कि मुहर भी लगी। आयुष्मान भारत के डिजिटल मिशन में अब एक मरीज का डाटा उपलब्ध रहेगा, यानी कि जो मेडिकल कॉलेज और जो लोहिया में जिस तरह की व्यवस्था होती थी उसी तरह की व्यवस्था अब आयुष अस्पतालों में भी दिखेगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रहा आज की कैबिनेट में वो दो ऐसे प्रस्ताव थे जिन पर मोहर लगी है। एक तो अयोध्या का जो विकास होना है उसको लेकर करीब 200 करोड़ रुपए की मंजूरी। इसके अलावा जो समिति का जो रिपोर्ट सौंपी है, नगर निकाय समर्पित समिति जो बनाई गई थी राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में, वो समिति की रिपोर्ट को आज मंजूरी मिल गई, यानी कि निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हुई है। और इसके अलावा जो 15 ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में निकाय चुनाव को लेकर अब भाजपा की रणनीति है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, निकाय चुनावों को लेकर भाजपा की रणनीति आगे बदली हुई नजर आ सकती है। लेकिन तौकीर, जिस तरीके से ये आयोग की रिपोर्ट सामने आई और आयोग की रिपोर्ट में कई कमियों की तरफ इशारा किया गया है, अब सरकार के लिए आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या इसके लिए कोई मध्य मार्ग कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है कि मध्य मार्ग निकालेंगे? देखिए, जिस तरह का मामला कोर्ट में पहुंचा था और वहां पर हाईकोर्ट ने खासकर जिस तरह से सीधा आदेश दिया था कि चुनाव को सभी सीटों सामान्य मानते हुए चुनाव कराया जाए। इसके बाद सरकार ने तत्काल एक गठित कमेटी का गठन किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि चुनाव फिलहाल रोके जाएं और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिली राज्य सरकार को और चुनाव रोक दिए गए थे। लेकिन अब एक बार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई जो सवाल है उस कमेटी की रिपोर्ट पर, इस तरह से जो 45 से ज्यादा जो एप्लीकेशन कोर्ट पहुंची थी वो भी जरूर इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 75 जिलों में जाकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। 5 लोगों की कमेटी थी और ऐसे में इतने कम दिनों में रिपोर्ट तैयार करना, डोर टू डोर कैंपेन नहीं हुई है, डोर टू डोर सर्वे नहीं हुआ। ऐसे में जो जिले के जो वहां के जिलाधिकारी हैं उनसे इस तरह के डेटा को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है, क्योंकि सबसे पहले जनता टीवी ने ही राम अवतार सिंह से बात की थी और इस तरह के सवाल पूछे थे कि सर्वे का आधार क्या होगा, क्या शैक्षिक आधार पर या आर्थिक आधार पर वो सर्वे किया जाएगा या डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, या फिर उतनी सीटों पर ही सिर्फ ये सर्वे होगा जहां पर आरक्षण की नीति को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि ये पूरे 75 जिले में सर्वे होगा और सभी जिलों की अलग रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद सरकार को सौंपी जाएगी। लेकिन निर्धारित समय यानी कि मार्च तक कहा जा रहा था कि 3 महीने के अंदर ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, लेकिन 11 मार्च को ही इस तरह की रिपोर्ट सौंप दिया जाना और इसमें ये दावा करना कि ये रिपोर्ट है, ये सभी तरह के आधारों को यानी कि जो नीति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई है उसको लागू किया गया है और उसे आधार पर इस तरह की रिपोर्ट को तैयार किया गया है, यानी कि शैक्षिक आर्थिक आधार पर और उनकी जनसंख्या के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। लेकिन जल्दबाजी जरूर होगी थोड़ा सा कहना, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को जब सुनवाई होगी तो कई तरह के सवाल और जवाब भी होंगे। बिल्कुल तौकीर, लेकिन शैक्षिक और आर्थिक आधार का जिस तरीके से राम अवतार जी ने जिक्र किया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम अभी माइक्रो लेवल पर नहीं जाएंगे और जो प्रेजेंट डेटा हमारे पास अन्य विभागों के मौजूद है उन्हीं के बिहाफ पर ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अग्री करेगा इस जो रिपोर्ट है इसको मानने के लिए अग्री करेगा? इसके आधार पर आगामी निकाय चुनाव हो जाएंगे क्या इन पहलुओं पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि जो सवाल खड़े किए गए थे, जो 45 से ज्यादा एप्लीकेशन आई थी, जिन्होंने लोगों ने मुकदमा इसमें दायर किया था, याचिका दायर की थी, जाहिर तौर पर उनके भी यही सवाल थे और सरकार ने भी दावा पेश किया था कि हमने सभी तरह की आर्थिक, शैक्षिक और जो उनकी जनसंख्या के आधार पर ही सर्वे कराने के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया, यानी कि जो आरक्षण नीति लागू की है, जाहिर तौर पर उसी आंकड़े को आधार बनाकर एक बार फिर सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है। तो सवाल जरूर खड़े होंगे और सवाल का जवाब भी केंद्र राज्य सरकार को देना होगा। सर्वे की जो आयोग है जो उसको भी इस बारे में सहमत करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि सभी तरह के जो नीति है सुप्रीम कोर्ट की उसमें उसको अपनाया गया है और उसके बाद ही इस तरह की रिपोर्ट तैयार की गई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं या कोर्ट से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि मामला एक बार फिर पेंच फंस सकता है कोर्ट में और सवाल जवाब का दौर जो है थोड़ा सा लंबा भी खिंच सकता है, यानी कि अप्रैल में जो संभावना जताई जा रही चुनाव की वो थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर आपकी जरूरत होगी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि योगी कैबिनेट की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है फिलहाल, लेकिन इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार का अपराधियों पर डबल अटैक। यूपी की जांच एजेंसियों को सीबीआई का साथ भी मिल गया है। अतीक के शूटर अब्दुल कवी के राजस्व अभिलेख खंगाले जा रहे हैं। 3 दर्जन लोगों पर कार्रवाई के लिए पीडीए तैयार है। लेखा जोखा जुटाने में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। कौशाम्बी पहुंची है टीम। अतीक के पुराने शूटर्स पर जांच एजेंसियों की तिरछी नजर अब पड़ गई है। अब्दुल कवी 14 साल से पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन अब सीबीआई का शिकंजा भी अब्दुल कवी पर कसता हुआ नजर आएगा। 3 दर्जन से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई के लिए पीडीए की टीम फिलहाल तैयार है। तौकीर जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ में। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है अतीक अहमद को लेकर? जिस तरीके की कार्रवाई और जिस तरीके की तेजी प्रशासन की तरफ से दिखाई जा रही है, अब 3 दर्जन और लोगों पर जांच एजेंसी प्लस सीबीआई प्लस ईडी प्लस पीडीए, बहुत सारी कार्रवाइयां हैं। देखिए, कभी भी इस तरह की घटनाएं होने के बाद ही इस तरह का प्रशासन जागता है और यहाँ की लोकल पुलिस जागती है। आपको एक डेटा और दे देते हैं इसके अलावा कि करीब इस घटना के पहले भी अतीक के ऊपर कई तरह के आपराधिक मामले हैं जिसको उन्होंने अंजाम दिया है, उनके करीबियों ने अंजाम दिया है। और इलाहाबाद पुलिस के पास एक ऐसा डेटा भी है जिसमें 150 से ज्यादा लोग अतीक के करीबी थे जिनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और उनके ऊपर यानी कि वो पुलिस के रिकॉर्ड में वो अतीक के करीबी एक लंबे जमाने से हैं, यानी एक लंबे समय से वो अतीक के करीबी है और उसके अलावा घटनाएं लगातार अंजाम देते रहे। 150 ऐसे लोग जिनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सिर्फ पुलिस की गिरफ्त में 50 ऐसे आसपास के लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, यानी कि 100 से ज्यादा लोग छुट्टा उसी शहर में घूम रहे थे। जाहिर तौर पर दावे किए जाते हैं क्राइम कंट्रोल के, लेकिन जो लोकल पुलिस है उसके पास पूरा डेटा मुहैया रहता है। ऐसे में ऐसी घटनाओं का इंतजार क्यों किया जाता है और इस घटना के बाद इस तरह की एजेंसियों को लगना पड़ता है और उसके बावजूद अभी तक जो 5 आरोपी, जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप जांच कैसे भी कीजिए, किसी का भी मकान गिराइए, लेकिन जो घटना को अंजाम देने वाले लोग थे वो अभी पकड़ से दूर है। और इसके अलावा जो घटना के में शामिल थे उनके फुटेज सामने थे, यानी कि उनके चेहरे भी साफ हो चुके थे। 2.5 लाख का इनाम भी जारी किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी मुख्य आरोपी उसमें गिरफ्तार नहीं किया गया। और जो जिसको भी मार गिराने का दावा किया गया उस पर भी लाख सवाल खड़े हो गए और उसकी पत्नी ने भी कहा कि ये विजय चौधरी उस घटना में शामिल ही नहीं था। तो सवाल भी खड़े हैं और घटना के में शामिल जो लोग हैं पुलिस की गिरफ्त से दूर भी है। तो पहले तो उन लोगों को गिरफ्तार करना होगा। किसी की पनाह की खबरें आती हैं कि उसने बिहार में सरेंडर कर दिया है कोर्ट में, और सबसे बड़ी बात है कि लगातार कोर्ट बंद चल रहा है और 13 तारीख का इंतजार पुलिस भी कर रही है और 13 तारीख का इंतजार उस घटना में शामिल अपराधी भी कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि हाईकोर्ट में इस तरह के अपराधी सरेंडर कर सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन भी डाली जा चुकी है। तो फिलहाल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती यह है कि ऐसे अपराधी सरेंडर ना कर पाए और उन्हें पहले गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो पुलिस के लिए प्राथमिकता सबसे बड़ी ये, जिस तरीके से तौकीर ने बताया कि कार्रवाई तो हो रही है लेकिन वो सरेंडर ना करने पाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि गिरफ्तारी ही एक मूल मंत्र है अगर आगामी राज भी उगलवाने हैं और सजा दिलवानी है तो। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। गैरसैंण का पहला सत्र 13 मार्च से आयोजित होगा। सीएम धामी के कार्यकाल का ये पहला बजट सत्र होने वाला है, पहला सत्र है जो कि गैरसैंण में होने जा रहा है। आयोजन को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर आंदोलन कर सकता है, घेराव कर सकता है। आपको दे रहे हैं आयोजन को लेकर के पुलिस प्रशासन सख्त है। इस बीच विपक्षियों ने भी कमर कसी हुई है कि आखिरकार सरकार को घेरना कैसे है। देखिए, बहुत लंबा इंतजार था
कि गैरसैंण में पहाड़ का जो बजट है, पहाड़ का जो सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र, वो गैरसैंण में हो, वो इंतजार फिलहाल अब जाकर के खत्म हुआ है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, अजीत कांबोज फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे साथ में। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? सीएम धामी के कार्यकाल का पहला सत्र ये होगा जो गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर के महकमा अलर्ट है, सरकार अलर्ट है और विपक्षी भी अलर्ट है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर मौजूदा पुष्कर सिंह धामी सरकार की बात की जाए तो पहला सत्र है जो गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है, और वो भी उत्तराखंड प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि ये बजट सत्र होगा। 13 तारीख से इसकी शुरुआत होने जा रही है, तो तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। और जिस तरह से शासन प्रशासन के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं, परसों यानी रविवार 12 तारीख को भाजपा कांग्रेस दोनों के ही विधानमंडल दल की बैठक गैरसैंण में आयोजित की गई है, जहां पर रणनीति बनेगी कि कैसे सत्र का संचालन होगा। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो बजट सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, और 15 तारीख को जो संभावना है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड प्रदेश का पहला वित्त बजट यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं गैरसैंण में जो आयोजित होगा। और इसके अलावा अगर विपक्ष की बात की जाए तो 13 तारीख को पहला दिन है विधानसभा सत्र का, और पहले ही दिन विपक्ष ने ऐलान किया है सरकार की घेराबंदी करने का। तमाम तरह के आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं, तमाम तरह की रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई गई है। वहीं सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लगातार जनसंवाद के माध्यम से आम जनता से रूबरू हुए हैं, बजट को लेकर उन्होंने सुझाव मांगे हैं। तो तमाम तरह की तैयारियां उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई है। अब देखना यही होगा कि 13 तारीख से जब बजट सत्र का आगाज गैरसैंण में होगा तो कितना सफल संचालन सरकार के माध्यम से हो पाएगा, और विपक्ष जो तमाम रणनीति, तमाम घेराबंदी की बातें कर रहा है, वो उसमें कितने सफल हो पाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अजीत जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से अलर्ट मोड पर तीनों ही लोग नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो प्रशासन हो, सरकार हो या विपक्ष। और देखना यह होगा कि बजट जिस दौरान पेश होता है, गैरसैंण में ये पहला बजट है, तो ऐसे में सबकी नजरें सभी पर रहने वाली हैं। इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, अप्रैल में 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है, खच्चरों को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। अप्रैल में यात्रा शुरू हो जाएगी, खच्चरों को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। देखिए, पहले जब यात्रा होती थी तो खच्चरों का रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनकी कोई गिनती नहीं थी, यात्रा मार्ग पर कितने भी खच्चर चल सकते थे। इससे क्या हो रहा था कि जो खच्चरों का स्वास्थ्य है उसके लिए ना तो कोई टीम थी, और खच्चरों के आवागमन से जिस तरह की मार्ग में गंदगी होती थी वो भी देखने को मिलती थी। लेकिन अब प्रशासन ने एक बीड़ा उठाया है कि रजिस्टर्ड खच्चर होंगे, खच्चर के जो स्वामी होंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, और एक समय पे कुछ निर्धारित संख्या है खच्चरों की, उनको ही संचालित किया जाएगा। तो खच्चरों को लेकर के इस बैठक में अहम निर्णय हुआ है, अधिकारियों के साथ में बैठक हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई। अगर आप 4 धाम यात्रा जाना चाहते हैं तो जनता टीवी की आपसे करबद्ध अपील है कि रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए, क्योंकि इस बार नियम थोड़े से सख्त हैं, क्योंकि देवभूमि के हालात बहुत बेहतर नहीं है। आपको भी समझना पड़ेगा कि देवताओं के दर्शन करने हैं तो थोड़े से नियम का पालन जरूर करना पड़ेगा। अगर आप जाना चाहते हैं देवभूमि, रजिस्ट्रेशन कराइए, तमाम एहतियातों का पालन कीजिए, क्योंकि संख्या निर्धारित हो गई है और इस बार स्थानीय लोग भी बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन नहीं कर पाएंगे।